गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से जो शिक्षक भर्ती परीक्षा की जो क्लास हम लोगों ने शुरू की है उसमें मैं कंप्यूटर जनरल अवेयरनेस आप सभी के साथ डील करूंगा। इसमें हम कंप्यूटर के बारे में सारी चीजें जो सिलेबस में दिया हुआ है उन सारी चीजों को डिस्कस भी करेंगे और उनसे रिलेटेड हर टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज के माध्यम से भी हम अपने जो टॉपिक है उनको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करते हुए आगे नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट जो उसका चैप्टर है उसको डिस्कस करेंगे। आप जैसा कि सिलेबस देखे होंगे उसमें लगभग 10 यूनिट है जिसमें हम लोगों को अपनी तैयारी करनी है। जो 10 यूनिट है वो पूरा एज इट इज व्यापम का जो मेन सिलेबस है केवल वही है और हमें उसको तैयार करना है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कंप्यूटर का जो वेटेज है ये शिक्षक भर्ती परीक्षा में 10 नंबर का है। तो हम आज से जो पढ़ाई करने जा रहे हैं उसमें ये चीज सुनिश्चित करना चाहेंगे कि जो भी हम पढ़ेंगे उसको बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करते हुए उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए हम अपनी पढ़ाई को और भी ज्यादा मजबूत करेंगे। 10 नंबर का आपका ये पूरा जो सिलेबस है जिसमें आप देख पा रहे होंगे यहां पर आपका सिलेबस जो है मेंशन किया हुआ है, जिसमें सबसे पहला जो चैप्टर है उसमें आप देखेंगे कि यहां पर कंप्यूटर का उपयोग, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर का यूज क्या है ना, इसके साथ साथ कहां कहां उसका यूज किया जाता है उसकी सामान्य जानकारी एक सरसरी निगाह से इसको देख लेते हैं और उसके बाद हम टॉपिक पे सीधे आते हैं। कंप्यूटर के प्रमुख भाग सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कंप्यूटर का यूज जब हम करते हैं तो कंप्यूटर के साथ जो कंपोनेंट्स उसके लगे हुए होते हैं, जो हार्डवेयर हम देख पा रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल किए हुए होते हैं, तो इनपुट डिवाइसेस क्या है, आउटपुट डिवाइसेस में उसको कैटेगराइज किया गया होता है, विभाजित किया गया होता है। तीसरा जो चैप्टर है काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें से हमेशा क्वेश्चन एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, वो चैप्टर है आपका प्रिंटर, है ना। प्रिंटर क्या होता है, एक आउटपुट डिवाइस होता है और उसके साथ साथ उसमें प्रकार होते हैं प्रिंटर के, कौन कौन से प्रकार है प्रिंटर के और उन दोनों प्रकार के अंदर कितने सारे और भी उसके प्रकार होते हैं, उनको हम यहां पर विस्तार से तीसरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। चौथा जो है वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि आप सबको मालूम है कंप्यूटर सिस्टम हम जब भी यूज करते हैं उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम जरूर होता है और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का मोनोपोली रहा है, हर कोई विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज करता है। तो आप जैसा यूज करते हैं विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम हम वो भी देखेंगे, उसके साथ एमएस डॉस को भी हम यहां पर देखेंगे कि कैसे एमएस डॉस में इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड की मदद से हम उस चीज को यूज कर पाते हैं जो फैसिलिटीज वहां उस सिस्टम में दी हुई होती है। इसके साथ साथ कार्यालय के उपयोग के लायक एमएस ऑफिस जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम यूज करते हैं और हर वो व्यक्ति जो है एमएस ऑफिस के साथ रूबरू होता है डेली लाइफ में, क्योंकि वर्ड में हमको कुछ ना कुछ टाइप करना होता है, हमें एक्सेल में कुछ ना कुछ कैलकुलेट करना होता है और प्रेजेंटेशन जो आप यहां पर देख पा रहे हैं ना, जो चीजें पहले से तैयार करके उसका एक बहुत अच्छा एक शो तैयार करते हैं, तो ये जो है आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे हमको एप्लीकेशंस मिलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, एक्सेस, इसके अलावा तो ये भी हम यहां पर देखेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। सबके शॉर्टकट कमांड्स होते हैं, आपने यूज किया होगा है ना, एमएस ऑफिस यूज किया होगा, उसमें वर्ड या एक्सेल जो भी यूज किया होगा या पावर पॉइंट यूज किया होगा, उसमें ना बहुत सारे ऐसे शॉर्टकट कमांड्स होते हैं जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, उन चीजों को बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे कॉपी करना है तो उसके लिए कंट्रोल सी का कमांड होता है, पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी का, इस तरह से बहुत सारे कमांड्स होते हैं। तो जब ये चैप्टर हम पढ़ेंगे तो डिटेल में इसके शॉर्टकट कीज को भी याद करेंगे ताकि एग्जाम में शॉर्टकट कीज के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो हम तुरंत ही उसे देखते साथ लगा सकते हैं, क्योंकि हमें पता होगा तो हम तुरंत उसका जवाब दे पाएंगे और एकदम से हमारा एक नंबर सुनिश्चित हो जाएगा। छठवें नंबर पे जो चैप्टर है वो है इंटरनेट के उपयोग, ईमेल, डॉक्यूमेंट सर्चिंग, है ना, वेबसाइट और उसके साथ साथ यहां पर लिखा हुआ है सरकारी विभागों की वेबसाइट की सामान्य जानकारी। तो जैसा कि आप जब कंप्यूटर को यूज करते ही हैं तो कंप्यूटर में इंटरनेट जब जुड़ा होता है तो हम बाहरी दुनिया के साथ भी कनेक्ट हो जाते हैं और कंप्यूटर के मदद से, इंटरनेट की मदद से हम एक जगह पर बैठे हुए बहुत सारे लोगों से बात भी कर सकते हैं, ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं, इसके साथ साथ फाइल शेयर कर सकते हैं।
बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज, आपको भी बहुत सारी चीजें पता है। तो यहां पर इस चैप्टर में हम इंटरनेट के बारे में जानेंगे। इंटरनेट क्या है, कैसे काम करता है और कैसे उसे यूज किया जाता है, उसके लिए कौन कौन से हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, क्या इंटरनल सेटअप हमको रखना होता है, और उसके बाद कैसे हम नेटवर्क के साथ जुड़ते हैं और कैसे सर्च इंजन हमको हमारे चाहने वाली जो चीज होती है, जिसे हम ढूंढना चाहते हैं, वो सारी चीजें हमें हमारे सामने लाकर देता है ना। इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट सर्चिंग, जैसा कि मैंने बताया, कीवर्ड्स के फॉर्म में आपने देखा होगा गूगल का जो सर्च इंजन होता है ना, अक्सर ऐसा होता है कि google.com में जाते हैं, उसके जो टेक्स्ट बॉक्स होता है उसमें हम कुछ टाइप करते हैं और उसके बाद एंटर का बटन प्रेस करते हैं, तो हमें वो चीजें वो ढूंढ के लाता है। तो बेसिकली जो हम लिखते हैं वो कीवर्ड के फॉर्म में वहां सर्च पैरामीटर में जाता है और हमें वो सामने प्रेजेंट करता है खूब सारी लिंक्स के फॉर्म में। आप देखे होंगे उसमें नीचे वाले पेज में, यानी सबसे नीचे जब आते हैं ना, तो वहां पर गूगल करके लिखा हुआ होता है, जिसमें खूब सारे ऐसे ओ बने हुए होते हैं, वो नेक्स्ट पेजेस होते हैं। यानी कुछ सेकंड्स में, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में गूगल जो है हमारे द्वारा दिया हुआ कीवर्ड को सर्च करके लिंक्स जो है उसकी संबंधित हमको सामने फ्लैश करता है, जिसे हम देखते हैं और हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कौन सी लिंक सूटेबल होती है उसके बेसिस पे हम सर्चिंग कर पाते हैं। यहां पर सरकारी विभागों की भी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके बारे में हम यहां पर चर्चा करेंगे, है ना। कुछ जो आपका 7th चैप्टर है वो है एंटीवायरस के उपयोग, कंप्यूटर वायरस से होने वाले नुकसान, और उसके अलावा एंटीवायरस के बारे में भी हम यहां पर देखेंगे, और तरह तरह के जो वायरस होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम में अटैक करते हैं और सिस्टम में पेनिट्रेट करके आपके सिस्टम को काम करने लायक नहीं छोड़ने का जो उद्देश्य उसका होता है ना। वायरस है क्या, तो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिसे बनाया ही इसलिए जाता है, जिसका इंटेंशन ही यही होता है कि जब वो कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करे तो वो कंप्यूटर सिस्टम के फाइल सिस्टम को ऑल्टर करे, उसकी फाइल को करप्ट करे और उन फाइल्स को मॉडिफाई करे, यहां तक डिलीट भी कर सकता है क्योंकि वो करप्ट हो जाती हैं। तो आपके बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपके वायरस अटैक के कारण, है ना, खराब होते हैं। तो यहां पर ये जब चैप्टर पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे वायरस क्या होता है, कितने प्रकार के वायरस होते हैं, हर का जो वर्किंग एनवायरनमेंट होता है, कैसे वो काम करता है, कैसे वो पेनिट्रेट करता है, उसके बारे में देखेंगे। इसके साथ साथ एंटीवायरस एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, क्योंकि वायरस भी एक लिखा हुआ प्रोग्राम होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। उसी प्रकार से एंटीवायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम ऐसे मैलिशियस फाइल्स की एंट्री जो है ना वो रोक देते हैं। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम में अगर हमने पहले से ही एंटीवायरस इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तो जब भी हम कोई पेन ड्राइव अटैच करते हैं एक्सटर्नल या नेटवर्क में जाते हैं, तो अगर कुछ ऐसा हार्मफुल वेबसाइट हो या कुछ ऐसे फाइल हो जो हम डाउनलोड कर रहे हो, या हम एक्सटर्नली हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव के माध्यम से उसमें कॉपी पेस्ट करना चाहते हो और हमारे सिस्टम में पहले से एक गार्ड बैठा हुआ है, कौन, एंटीवायरस, तो होगा ये कि जैसे ही हम उसे अटैच करेंगे वो हमें प्रॉम्प्ट करता है कि यहां पर कुछ गड़बड़ है और यहां पर अलर्ट करता है कि आप इस फाइल को रिपेयर करना चाहते हैं या उसे डिलीट करना चाहते हैं। जिस प्रकार से उसका सेटअप होगा वैसा एंटीवायरस आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए एक वॉल की तरह प्रेजेंट रहता है ना, जिससे आपकी फाइल्स जो है सुरक्षित रहती हैं। चैप्टर 8 में हम देखेंगे मल्टीमीडिया के बारे में, है ना। मल्टीमीडिया के अंदर फोटोज भी आती हैं, वीडियोस भी आते हैं, एनिमेशंस भी आते हैं, ग्राफिक्स भी आता है। ये सारी चीजों का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, क्या क्या फॉर्मेट्स होते हैं और क्या इनका यूसेज होता है, वो यहां पर देखेंगे कि मल्टीमीडिया के उपयोग क्या है, ऑडियो क्या है, उसके फॉर्मेट्स क्या है, वीडियो क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है, क्या होते हैं ये, और कैसे एक इमेज में हम टेक्स्ट को यूज करते हैं, वीडियो में हम टेक्स्ट को, उसमें ऑडियो को, वो सारी चीजों के बारे में यहां पर देखेंगे कि मल्टीमीडिया एक्चुअल में क्या है और कैसे उसका हम उपयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। 9th चैप्टर जो है वो आपका सीडी डीवीडी के बारे में है और स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में है, जिससे आप ये जान पाएंगे कि सीडी क्या है। सीडी क्या है, एक समय पे कॉम्पैक्ट डिस्क का यूज जो है ना बहुत ज्यादा हुआ करता था। हम MP3 सॉन्ग सुनने के लिए या मूवीज देखने के लिए, है ना, उस सीडी का यूज ज्यादातर किया करते थे। इसके साथ साथ हम यहां पर डेटा को कैरी करने के लिए, है ना, जो हमारा डाटा होता है ना,
जो हमारा डाटा होता है जिसमें हम अपनी फाइल्स को सुरक्षित करते हैं, ताकि हमें दूसरी जगह भी अगर उसे लेके जाना हो या उसको दूसरे सिस्टम में कॉपी करना हो तो हम वहां पर सीडी का उपयोग करते थे, जिसमें अपने कंटेंट को हम स्टोर करके रखते थे और उसको दूसरे सिस्टम में ले जाकर के यूज करते थे। हालांकि ये भी यूज होते थे, ये भी यूज होता है और आज भी हम उसको यूज करते हैं। हालांकि इससे अच्छे स्टोरेज डिवाइसेस आज हमारे पास उपलब्ध है। सीडी जो कि कॉम्पैक्ट डिस्क कहलाता है, उसकी 700 MB की जो है क्या होती थी, स्टोरेज क्षमता होती थी, जिसमें हम 700 MB तक के स्पेस को यूज कर सकते हैं, या 700 MB तक के स्पेस ही वहां पर अवेलेबल है तो उससे कम या उससे उसके बराबर हम उसको यूटिलाइज करते थे, है ना। इसके बाद आता है डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, जिसके बारे में आपको पता है कि सीडी से उसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है और उसमें कंटेंट जो है ज्यादा आता है। और ज्यादा कितना आता है तो 4.7 GB तक का कंटेंट जो है आपके डीवीडी में उपलब्ध होता है, जिससे उसमें बहुत सारा कंटेंट जो है हम स्टोर करके रखते हैं। ऑप्टिकल ये डिस्क होता है, स्टोरेज डिवाइस होता है, जिसको हम आसानी से कैरी कर सकते हैं। हालांकि वो नाजुक होता है, उसको अगर अच्छे से केयरफुली हम अगर नहीं कैरी करते हैं तो वो ब्रेक भी हो सकता है और उसमें स्क्रैच भी लग सकता है ना। तो ये जो 9 चैप्टर है जिसमें हम पढ़ेंगे सीडी डीवीडी से संबंधित सामान्य जानकारी, और जो लास्ट चैप्टर है वो है आपका गूगल, अलविस्टा, यूट्यूब की सामान्य जानकारी, यानी सर्च इंजन के बारे में यहां पर हम पढ़ेंगे कि सर्च इंजन क्या होता है, किस प्रकार से काम करता है, कौन कौन से सर्च इंजन अभी अवेलेबल है। इसके साथ साथ हम यूट्यूब के बारे में भी जानेंगे कि यूट्यूब कैसे वीडियो को प्रोवाइड करता है और कैसे हम उसको यूज कर पाते हैं। तो यहां पर उनकी सामान्य जानकारी के बारे में लिखा हुआ है। तो चैप्टर 10 जो है आपको सर्च इंजन के बारे में पढ़ना है, और जो साइट्स हैं, सोशल साइट्स, उसके बारे में भी हम यहां पर देखेंगे। तो ये हुआ आपका जो सिलेबस, टोटल 10 चैप्टर जो हमको पढ़ने हैं और 10 अंक का ये वेटेज रखता है सब्जेक्ट, जिसको हम पढ़ के ऐसा तैयार करना चाहेंगे, ऐसा तैयार कराएंगे कि आपको पूरे के पूरे 10 नंबर, है ना, प्राप्त हो। क्योंकि कंप्यूटर जो है एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है और बहुत आसान होता है। आप ध्यान से अगर इसको पढ़ लें और इसके बहुत सारे एमसीक्यूज अगर आप लगाएंगे तो बेहद मतलब आसान हो जाएगा आपको ये 10 नंबर का जो टारगेट है वो पूरा करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम देखेंगे कंप्यूटर के बेसिक्स। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा ये जो कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ चीजें आपको पता है, कुछ चीजें मैं यहां पर अभी डिस्कस करूंगा। देखिए कंप्यूटर जो होता है बेसिकली क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ चीजें क्या करते हैं, हम इनपुट करते हैं। हम क्या करते हैं? इनपुट करते हैं। और ये इनपुट जब हम करते हैं किस में? सिस्टम में, है ना। जो सिस्टम होता है कंप्यूटर सिस्टम, उसमें जब हम इनपुट करते हैं तो हमें प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट जो है मिलता है। ये बहुत सिंपल सा एक स्टेप है जिसे आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है और ध्यान से यहां पर सुनना है। देखिए कंप्यूटर सिस्टम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना, जिसका मेन वर्किंग ये होता है कि यूजर द्वारा दिए हुए इनपुट को लिखे हुए प्रोग्राम्स के आधार पर प्रोसेस करना, प्रक्रिया करने के बाद एक आउटपुट जनरेट करना। तो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, है ना। ये स्टेप, ये सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना है। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैसे सीक्वेंस को अरेंज, जो दिया हुआ है 4 ऑप्शन, उसमें से सीक्वेंस जो है आप यहां पर फाइंड आउट कीजिए और सही ऑप्शन जो चूज कीजिए। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ये चीजें होती है। अब देखिए कंप्यूटर सिस्टम में जब भी हम काम कर रहे हैं, है ना, तो होता क्या है, हम उसमें कुछ इनपुट प्रोवाइड करते हैं जिसे लिखे हुए प्रोग्राम्स के आधार पर प्रोसेस किया जाता है, और आउटपुट आपको यहां पर जनरेट करके मिलता है, जिसे आप आउटपुट डिवाइसेस की मदद से देख पाते हैं। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना। कंपोनेंट्स उसके हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, यानी कि कंप्यूटर जो बना हुआ होता है ये हार्डवेयर के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है ना, हार्डवेयर के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, क्योंकि यहां पर बहुत सारे आपको हार्डवेयर देखने को मिलते हैं। और यही हार्डवेयर जो होते हैं, यही हार्डवेयर आपको इनपुट डिवाइसेस, है ना, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस में यहां पर कैटेगराइज
करके दिखते हैं। यानी जो हार्डवेयर हम देख पा रहे हैं, यानी हार्डवेयर का मतलब क्या होता है, हम जिसे देख पाए, उसे छू पाए, समझ पाए, आकार उसका देख पाए कैसा दिखता है। जैसे कि आपको माउस अगर मैं कह रहा हूं तो आपको पता है कि माउस कैसा दिखता है, आपके मन में वो छवि बन रही है। कीबोर्ड की बात कर रहा हूं, कुंजी पटल की बात कर रहा हूं अगर, तो वो भी आपको देखने को मिल रहा है कि इस प्रकार से होते हैं, इसमें बहुत सारे बटन होते हैं, एक छवि बन रही है आपके सामने। तो यहां पर हार्डवेयर जो होता है वो क्या होता है, जिसे हम देख पा रहे हैं, हम उसे छू पा रहे हैं, और इसी के कॉम्बिनेशन से एक कंप्यूटर सिस्टम होता है। अगर एक कंप्यूटर की बात करें तो कुछ इस प्रकार से आपको एक मॉनिटर मिलता है, ये एक आउटपुट डिवाइस है, और ये आउटपुट डिवाइस की मदद से हम कंप्यूटर सिस्टम में जो भी चीजें इनपुट कर रहे हैं वो सारी चीजें हम यहां पर इस स्क्रीन के माध्यम से सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में देख पाते हैं। ये आपका हो जाता है सीपीयू, ये आपका हो गया कीबोर्ड, ये आपका हो गया क्या, माउस, है ना। ये सारी चीजें किससे कनेक्टेड होती है, देखिए सीपीयू के अंदर लगा होता है मदरबोर्ड, और मदरबोर्ड में बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, और जिन पोर्ट्स में हम अपने कीबोर्ड को, अपने माउस को अटैच करते हैं यूएसबी केबल के माध्यम से, और इस सिस्टम को जब हम ऑन करते हैं तो बूटिंग प्रोसेस होता है, और बूटिंग प्रोसेस के बाद हमारा सिस्टम जब अपीयर होता है सामने तो हम वहां पर अपना होम स्क्रीन देख पाते हैं, और उसके बाद हमें जो भी प्रोसेस करना होता है, कोई भी फाइल को ओपन करना होता है, फाइल को क्रिएट करना होता है, या हमें उस फाइल में कुछ मॉडिफिकेशंस करने, या हमें उसे डिलीट करना है, या हम उसमें कुछ ना कुछ नई चीजें ऐड करना चाहते हैं, वो सारी चीजें यहां पर इस इनपुट डिवाइस की मदद से होता है। अब यहां पर ही जो सेटअप दिख रहा है उसमें आप ये देख सकते हैं, ये है आपका सीपीयू, ये है आपका स्क्रीन, है ना, मॉनिटर जिसे कहते हैं, ठीक है, और ये जो है आपका ये कीबोर्ड है, और ये है आपका क्या, माउस। इनकी मदद से, ये कीबोर्ड और माउस क्या है, इनपुट डिवाइस है, और ये सीपीयू है, ये स्क्रीन है, इन दोनों की मदद से हम सिस्टम में कुछ ना कुछ इनपुट कर पाते हैं, जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट है। कभी भी कंप्यूटर सिस्टम को यूज करने आप बैठेंगे तो आपके पास में कीबोर्ड हो, आपके पास में माउस हो, और सिस्टम जब ऑन होता है तो हम उसको कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन दे पाने में सक्षम रहते हैं। अब यहां पर देखिए, जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है ना, जो कंप्यूटर के बारे में मैं बताया कि आप कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है जिसमें हम कुछ इनपुट देते हैं, हम मतलब यूजर कुछ इनपुट देता है, तो वो इनपुट जो है प्रोग्राम के आधार पर प्रोसेस होगा, और उसके बाद आपको आउटपुट मिलेगा। तो यहां पर ये इनपुट कौन कर रहा है, यूजर कर रहा है ना, जो कंप्यूटर को यूज कर रहा है वो यहां पर यूजर क्या कर रहा है, इनपुट कर रहा है, और लिखे हुए प्रोग्राम के आधार पर क्या हो रहा है, लिखे हुए प्रोग्राम्स के आधार पर यहां पर क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, इनपुट प्रोसेस, और यहां पर निकल के आ रहा है क्या, आउटपुट, है ना, यहां पर आउटपुट हम इनपुट कर पा रहे हैं, यानी यूजर इनपुट कर पा रहे हैं किसकी मदद से, तो इनपुट डिवाइस की मदद से। किसकी मदद से, इनपुट डिवाइसेस की मदद से हम क्या कर रहे हैं, सिस्टम को, है ना, ये जो सिस्टम है कंप्यूटर सिस्टम, इसे हम क्या कर पा रहे हैं, इसमें हम कुछ इनपुट कर पा रहे हैं। अब इसमें जब इनपुट करते हैं तो जो इनपुट हमने जिस फाइल को ओपन करना चाहा था, जिस एप्लीकेशन को ओपन करना चाहा था, उसको डबल क्लिक करके हम उसे ओपन करते हैं। तो यहां पर जब यूजर इनपुट देता है इनपुट डिवाइसेस की मदद से, तो सिस्टम उस फाइल को ओपन करता है और प्रोसेस करना शुरू करता है कि यूजर नेक्स्ट कमांड क्या दे रहे हैं उस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद। और यहां पर आउटपुट में हम आउटपुट डिवाइसेस, है ना, आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से हम क्या कर पाते हैं, अपने उस रिजल्ट को देख पाते हैं जो स्क्रीन पे चल रहा है। हमारा दिया हुआ इनपुट भी हमें कंप्यूटर सिस्टम की स्क्रीन पे देखने को मिलता है, और उसी स्क्रीन पे प्रोसेस्ड आउटपुट भी। एक एग्जांपल लेता हूं, आपको क्लियर होगा। हमें एक पीडीएफ फाइल को ओपन करना है, ठीक है, आपके पास एक पीडीएफ फाइल होगी, मान लेते हैं आपको कंप्यूटर का नोट्स दिया गया, उसे ओपन करना है, ठीक है। तो कंप्यूटर सिस्टम में कहीं ना कहीं किसी एक लोकेशन पे, है ना, किसी एक लोकेशन पे उस फाइल को स्टोर करके आपने रखा हुआ है। आप उस लोकेशन पे जाते हैं, उस एड्रेस पे जाते हैं, उस फाइल में जाते हैं, यानी उस फोल्डर में जाते हैं, और उसके अंदर उस फाइल को देखते हैं, और उस फाइल को क्या करते हैं, डबल क्लिक करके इनपुट देते हैं, तब वो फाइल जो है ओपन होती है। उस फाइल का टाइप क्या है, तो पीडीएफ है। तो हमारे पास में पीडीएफ व्यूअर जो सॉफ्टवेयर है वो डला हुआ है, उसमें एडोब का डला हुआ है, डब्ल्यूपीएस का डला हुआ है, जो भी डला हुआ है उसकी मदद से वो पीडीएफ जो है ओपन होता है, और ओपन होने के बाद आपकी स्क्रीन पे अपीयर होता है। तो
उस स्क्रीन यानी आउटपुट डिवाइस के मदद से आप वो सारा इनपुट जो दे रहे हैं माउस की मदद से, वो आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है। और जब फाइल ओपन होके आपके सामने आ गई है तो आप उस स्क्रीन पे उस फाइल को पीडीएफ व्यूअर के माध्यम से वहां पर देख पा रहे हैं। तो जब भी यहां पर आपने इनपुट दिया, वही इनपुट सीरीज ऑफ इनपुट जो है इनपुट डिवाइसेस की मदद से हम सिस्टम में देते चले जाते हैं, जो भी हमको ओपन करना है, जो भी कमांड था हमारा, और वो सिस्टम उसे प्रोसेस करते करते आपके सामने आउटपुट रिजल्ट के फॉर्म में यहां पर देते चला जाता है। जब भी हम कुछ कैलकुलेशन करते हैं तो हम कैलकुलेशन के लिए जो एक्सेल है या कुछ और जो एप्लीकेशन हमने खोल के रखा हुआ है वो उसे कैलकुलेट करता है, उसे कैलिब्रेट करता है और उसके बाद आपको आउटपुट जो है यहां पर जनरेट करके देता है। तो डिपेंड करता है हम कौन से एप्लीकेशन को ओपन किए हैं। तो यहां पर जैसे इनपुट डिवाइसेस है, ये जैसे माउस है, कीबोर्ड है, जॉयस्टिक है, स्कैनर है, लाइट पेन है, बहुत सारे ऐसे इनपुट डिवाइसेस की लिस्ट है जिसे हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 के डिटेल में। उनकी मदद से जब हम कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट देंगे तो प्रोसेस होकर हमको आउटपुट डिवाइसेस मिलेंगे। अब बात आती है कि जो हम इनपुट देते हैं, है ना, जब हम इनपुट देते हैं तो वो इनपुट जो होता है वो रॉ होता है। क्या होता है? वो रॉ फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? डाटा। ठीक है, डाटा कहते हैं। और ये जो डाटा होता है वो अनऑर्गेनाइज्ड होता है, यानी उसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रक्रिया नहीं की गई है, उसको प्रोसेसिंग नहीं मिली है। अब हम उस डेटा को जब इनपुट करते हैं इनपुट डिवाइसेस की मदद से कंप्यूटर सिस्टम में, तो उस एप्लीकेशन के आधार पर दिए हुए इनपुट को प्रोसेस किया जाता है जो हम डेटा दे रहे हैं। और उसके बाद जब आउटपुट आता है, आउटपुट डिवाइसेस की मदद से जब हम उस आउटपुट को देख पा रहे होते हैं, वो बेसिकली क्या होता है? मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, है ना, जरूरी सूचना। ये हमको जो मिलता है वो क्या मिलता है? सूचना, है ना, सूचनाएं। कहां? आउटपुट डिवाइसेस की मदद से। तो यहां पर देखिए डेटा इनपुट होता है, वही प्रोसेस होता है, और डेटा जब प्रोसेस हो जाता है तो आपको क्या मिल जाता है? इंफॉर्मेशन मिल जाता है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, इसी सीक्वेंस से 2 क्वेश्चन हमको देखने को मिल रहे हैं, है ना, एग्जाम में जो पूछे गए, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए क्योंकि सिंपल क्वेश्चंस ही आते हैं। और यहां पर ये 2 क्वेश्चन यहां पर मैं आपको बता दूं। पहली बात कि ये जो सीक्वेंस है ये आपको पता हो कि इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ये सीक्वेंस आपको वहां देखने को मिलेगा। लिस्ट में से टिक कर लिए, एक आपका आंसर जो है तय हो गया। दूसरा, हम सिस्टम को जो प्रोवाइड करते हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड डेटा होता है जो कि प्रोसेसिंग के बाद ऑर्गेनाइज हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो यहां जब प्रोसेस्ड आउटपुट मिलता है, प्रक्रिया करने के बाद हमें जो रिजल्ट मिलता है उसे हम सूचना कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखना कि एग्जाम में पूछेगा प्रोसेस्ड डेटा क्या होता है, प्रोसेस्ड डेटा क्या होता है। तो प्रोसेस्ड डेटा बेसिकली क्या होता है? इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन का मतलब यहां क्या होता है? आपकी जरूरी सूचना, है ना, जरूरी सूचना है। तो यहां पर 2 क्वेश्चन जो आपके सामने यहां पर मिल रहे हैं देखने के लिए, वो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट का जो सीक्वेंस है, यहां पर इनपुट हम इनपुट डिवाइसेस की मदद से कर रहे हैं। तो कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस हैं वो आपको पता है। हम जो इनपुट करते हैं वो क्या होता है? डेटा, यानी रॉ फैक्ट्स और फिगर्स, किसी भी प्रकार की उसमें प्रक्रिया नहीं की गई है, अनऑर्गेनाइज्ड रखा हुआ, हम केवल डेटा एज इट इज इनपुट कर रहे हैं। और उसके बाद यहां पर क्या हो रहा है? प्रोसेस हो रहा है और हमें एक जरूरी सूचना के फॉर्म में आउटपुट डिवाइसेस की मदद से देखने को मिल रही है। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखते हैं कंप्यूटर सिस्टम जो होता है वो बना हुआ होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से, है ना, इनका कॉम्बो होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। हार्डवेयर वो चीजें हो गई जो आप सामने टेबल पे रखा हुआ जो कंप्यूटर सिस्टम होता है, आप उसे देख पा रहे हैं कि उसमें सीपीयू कहां है, उसमें माउस क्या है ना, उसकी स्क्रीन है ना, ये सारी चीजें आप देख पा रहे हैं। तो ये हार्डवेयर हो गया। जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर है ना, हम हार्ड डिस्क में उन सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करके रखे हैं, सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करके रखे हुए हैं। और यहां पर कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर की जब बात करते हैं अपन, तो सॉफ्टवेयर यहां पर 2 पार्ट में क्या होता है? क्लासिफाई होता है। सॉफ्टवेयर को हम 2 प्रकार से देख सकते हैं। एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है क्या? आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है क्या?
सॉफ्टवेयर को जब हम क्लासिफाई करते हैं या सॉफ्टवेयर के प्रकार की जब बात होती है तो यहां पर एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब आपको बताना चाहूंगा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ना, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को प्रॉपरली बहुत अच्छे तरीके से रन करने में, एग्जीक्यूट करने में, प्रक्रिया करने में जो वातावरण की आवश्यकता होती है वो वातावरण प्रोवाइड करते हैं कौन? आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने के लिए। यानी जो भी वातावरण चाहिए किसी एक एप्लीकेशन को प्रॉपरली रन होने के लिए, बिना किसी रुकावट के वो प्रोग्राम रन हो जाए, एग्जीक्यूट हो जाए और उसका आउटपुट जिस लिए आप उसे यूज कर रहे थे वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो जाए, उसके लिए यहां पर सिस्टम सॉफ्टवेयर एक अहम जो है भूमिका निभाता है। अब यहां पर बात आती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर की जरूरत के अनुसार बनाए गए होते हैं, है ना। यूजर को क्या चीज की जरूरत है जब वो काम कर रहा होता है कंप्यूटर सिस्टम में, उसके अकॉर्डिंग वो सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, उदाहरण के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल होता है जैसे एमएस ऑफिस, है ना। एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस क्या होता है? आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से आप वहां पर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट को यूज करके अपना जो भी वर्क है वो वहां पर कर सकते हैं। वीएलसी मीडिया प्लेयर, यानी आपको कुछ ऑडियो सुनना है, आपको वीडियो देखना है, आप इसको यूज कर सकते हैं। आपको फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर वगैरह यूज कर रहे हैं तो एडोब का प्रीमियर प्रो वगैरह जो है आप यूज कर सकते हैं और उसमें ये सारी चीजें कर सकते हैं जो भी आपको उससे रिलेटेड एडिटिंग करनी होती है। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो यूजर की जरूरत के अनुसार इंस्टॉल किया जाता है और उसके अनुसार रखा जाता है। जिस प्रकार से आपके पास मोबाइल फोन है और हो सकता है कि आपके घर में वही मॉडल का मोबाइल फोन जो है और भी किसी के पास में हो, लेकिन जब उस फोन को आप एक हफ्ते बाद दोनों फोन सामने लाएंगे ना तो उसका स्क्रीन सेवर अलग हो जाएगा, उसका जो वॉलपेपर वो अलग हो जाएगा, उसमें थीम अलग हो गई, उसमें कुछ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो है अलग अलग होंगे जो उनके जरूरत के हिसाब से आप इंस्टॉल करते हैं। सेम वैसी कंप्यूटर सिस्टम में भी आपकी वर्किंग के हिसाब से आप सॉफ्टवेयर को वहां पर इंस्टॉल करते हैं। तो ये जरूरत के अनुसार, यूजर की रिक्वायरमेंट के अनुसार, है ना, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है और उसे यूज किया जाता है। वो सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, आपने देखा है ऑपरेटिंग सिस्टम एक है सिस्टम में, विंडोज का डला हुआ है ना, लिनक्स डला हुआ है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम डला है, विंडो डला है आपके में, जैसे ही आप सिस्टम ऑन करते हैं, पावर ऑन करते हैं सीपीयू का, बूटिंग प्रोसेस अप्लाई होता है और आपके सामने डेस्कटॉप अपीयर होता है। अब वो डेस्कटॉप जो अपीयर हुआ उसमें आप जो चीजें देख पा रहे हैं, यानी जीयूआई के बेसिस पे, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, आप माउस यूज कर रहे हैं और किसी भी आइकन को क्लिक करके ओपन कर रहे हैं और उसमें जाके आगे की प्रोसेसिंग जो कर रहे हैं। तो यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम वो सारी एक्टिविटी को प्रॉपरली रन कराने के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट जो है बना करके देता है, यानी वो वातावरण क्रिएट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम कि उसमें जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए गए हैं वो प्रॉपर रूप से जो है संचालित हो सके और उनका संचालन अच्छे से हो, और जिस आवश्यकता से उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया था यूजर ने, उस आवश्यकता को कंप्लीट रूप से, पूर्ण रूप से एग्जीक्यूट कराते हुए ये ऐसा वातावरण आपको प्रोवाइड करता है। कौन? सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर हो रही बात? इसी में आता है आपका कंपाइलर, इसी में आता है आपका क्या, डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर आप पूछेंगे डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, तो आपको बता दूं, प्रिंटर अगर आपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ में अटैच किया हुआ है ना, तो डायरेक्टली आप प्रिंटर को प्रिंट कमांड जैसे दे देते हैं कंप्यूटर से, है ना। वर्ड फाइल खोले हुए हैं, पीडीएफ ओपन किए हुए हैं, कंट्रोल पी जो उसका शॉर्टकट कमांड है, आप अगर देते हैं तो वो सिस्टम एज इट इज उसको प्रिंट नहीं कर देगा, क्योंकि सिस्टम को ये चीज की जानकारी देनी पड़ेगी कि भाई हमारे साथ एक हार्डवेयर अटैच हुआ है यूएसबी केबल के माध्यम से, और वो कौन सा डिवाइस है वो सिस्टम को इन्फॉर्म करेंगे जब हम उसे ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे। तो जैसे ही हम कंप्यूटर सिस्टम में डिवाइस ड्राइवर यानी प्रिंटर का जो ड्राइवर है वो इंस्टॉल करेंगे, तो वो सारी फाइल्स जो कि रिक्वायर्ड है उसको प्रॉपर रूप से संचालित करने के लिए, वो जब कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा, वो ड्राइवर जो है इंस्टॉल हो जाएगा, तब सिस्टम जो है उस
डिवाइस को, एक्सटर्नल डिवाइस को यानी उस प्रिंटर को रिकॉग्नाइज कर पाएगा, पहचान पाएगा कि ये जो जुड़ा है वो प्रिंटर है और उसका काम ये है, और जो कमांड यूजर जो देगा प्रिंट का वो उसे समझ पाएगा, यानी ये उसको फिर वातावरण देगा कि कैसे कमांड देते हैं और कमांड देने के बाद वो क्या आउटपुट देना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो जितने पेज प्रिंट करने उतने पेज वो समझेगा कि भाई 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करना है या पहला ही पेज 5 बार प्रिंट करना है, जो भी हम कमांड देंगे वैसा उसका बैकग्राउंड में एक्टिविटी परफॉर्म होगा, वैसा वो प्रोसेस होगा हमारे दिए हुए इनपुट पे। तो जो मैंने आपको बताया इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इनपुट मैंने दिया कि इस फाइल को 2 कॉपी बना दो, यानी 10 पेज को 2 बार प्रिंट कर दो तो टोटल 20 पेज निकलेंगे। तो उस हिसाब से जो भी हम इनपुट दे रहे हैं वो प्रोसेस उस एप्लीकेशन में हो रहा है और उसका मीनिंगफुल आउटपुट रिजल्ट जो है आपको देखने को मिल रहा है। हम ऑडियो फाइल सुनना चाहते थे, हम ऑडियो फाइल को डबल क्लिक किए, संबंधित VLC में या मीडिया प्लेयर में वो ओपन होगा। ओपन होने के बाद जो उसका आउटपुट आना है, ऑडियो है तो स्पीकर के माध्यम से आना है, तो स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है, तो उसमें उसका आउटपुट जो है जनरेट होगा और उसमें हमको सुनाई देगा उसका ऑडियो जो हमने प्ले किया था। वीडियो है तो स्क्रीन पे वो वीडियो भी दिखेगा और स्पीकर के माध्यम से ऑडियो भी हमको देखने को मिलेगा, जैसे मूवी हम देखते हैं। ये चीजें क्लियर हो रही है आपको? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, जिसमें हम इनपुट देते हैं तो वो प्रोसेस होता है प्रोग्राम्स के आधार पर, और यहाँ पर सॉफ्टवेयर जो लिखे हुए हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स के आधार पर प्रोसेस होगा और आउटपुट हमको मीनिंगफुल रिजल्ट जो है प्रोवाइड करेगा, यानी जरूरी सूचनाएं देगा। इसके साथ साथ यहाँ पर स्टोरेज का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है ना, स्टोरेज। ये स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं? जिसे हम मेमोरी भी कहते हैं, है ना, मेमोरी भी कहते हैं। अब मेमोरी जो होता है वो बेसिकली क्या होता है कि हम कुछ चीजों को स्टोर करके रखते हैं। हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर सिस्टम में वर्क करते हैं तो कुछ ना कुछ हम देते हैं, तो कहीं ना कहीं एक टेम्पररी बेस पे तो रहेगा ना कहीं तो स्टोर होगा। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी जिसे हम कहते हैं, तो हम मेमोरी को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर स्टोरेज डिवाइस का भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिसके माध्यम से हम जो भी इनपुट दे रहे हैं वो इनपुट जो है प्रोसेस होने के बाद जो आउटपुट मिल रहा है, आउटपुट को हम स्टोर भी करते हैं। वर्ड फाइल में आपने वर्ड फाइल ओपन की, उसमें बहुत सारा टाइपिंग किया, खूब सारा इमेज भी ऐड किया, बहुत सारी एडिटिंग की, लाइनिंग वाइनिंग उसकी सारी सेट कर दी, उसमें हेडर फुटर सारा चीज लगा दिया। अब उसको सेव तो करोगे ना उस फाइल को कहीं ना कहीं, तो सेव कहां करोगे? तो मेमोरी में करोगे। तो यहां पर स्टोरेज यानी स्टोरेज डिवाइस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, जिसमें हम अपने कंटेंट को स्टोर करा के रखते हैं, हम अपने फाइल्स को, फोल्डर्स को प्रॉपरली मैनेज करते हैं हमारे ड्राइव्स में, जो कि स्टोरेज डिवाइस होता है। और उसमें हम जो चीजें रखते हैं वो काफी समय तक हमारी सेफ होती है, क्योंकि उसमें वो सारी चीजें हमने प्रॉपरली सेव करा दी है। अब यहां पर हार्ड डिस्क की बात करें तो हार्ड डिस्क जो है अलग अलग साइज में कॉन्फ़िगरेशन के वाइज आपको अवेलेबल होती है। कुछ होती है हार्ड डिस्क ड्राइव, कुछ होती है SSD जो कि काफी फास्ट वर्किंग करती है। तो यहां पर स्टोरेज डिवाइसेस के माध्यम से, अब यहां पर फ्लैश ड्राइव भी हो सकता है, आपका पेन ड्राइव भी हो सकता है, वो भी स्टोर करता है, मेमोरी कार्ड ये भी स्टोरेज के लिए यूज होता है। तो बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम की बात करें जब अपन, तो कंप्यूटर सिस्टम में जो CPU होता है उसके अंदर मदरबोर्ड में जुड़ा हुआ एक हार्ड डिस्क का स्लॉट भी होता है, जिसमें हम वो चीजों को प्रॉपर रूप से क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। और उसमें 2 ड्राइव या 3 ड्राइव या 4 ड्राइव अपने हिसाब से उसमें पार्टीशन करते हैं। 500 GB की जैसे हार्ड डिस्क है तो 500 GB को हमने 5 पार्टीशन कर लिया, और 5 पार्टीशन मतलब 100 GB के सब बन गए, है ना। इस प्रकार से हम उस स्पेस को यूटिलाइज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजों को देखते हैं। आज जो हम देखें डेफिनेशन कंप्यूटर, है ना, जो भी कवर हो रहा है आज, डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर हम देख लिए, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, इंपैक्ट ऑफ कंप्यूटराइजेशन, और कुछ MCQs भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डेफिनेशन को अगर हम देखें और डेफिनेशन की बात करें तो कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि यूजर द्वारा, है ना, दिए गए डेटा को प्रक्रिया करके सूचनाओं को रिजल्ट के फॉर्म में आउटपुट डिवाइसेस की मदद से प्रेजेंट करता है। ठीक है, जिसके बारे में हम लोगों ने बात की। आप देख पा रहे हैं यहां पर ये स्क्रीन हो गया, है ना, कंप्यूटर की स्क्रीन। ये है आपका क्या, CPU, ठीक है, और ये है आपका कीबोर्ड, ये है आपका माउस, जो कि आपको अनिवार्य रूप से आपको इतना रिक्वायर्ड तो होगा जब भी आप कंप्यूटर सिस्टम में वर्क करेंगे। इसी के अंदर जो लगा हुआ होता है वो होता है आपका मदरबोर्ड, है ना,
जिसमें सारी चीजें जो है जुड़ी हुई होती हैं। स्क्रीन का जो कनेक्शन है वो भी उसी से, माउस का जो कनेक्शन है यूएसबी केबल वो भी उसी से, माउस जो है, कीबोर्ड जो है, सारी चीजें जितने भी डिवाइसेस हैं यूएसबी केबल के माध्यम से जुड़ते हैं। आपको पता ही होगा आजकल कीबोर्ड और माउस जो है वायरलेसली आते हैं, यानी आप बिना तारों के भी कंप्यूटर सिस्टम के साथ में आपके माउस और कीबोर्ड को यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या यूजेस ऑफ कंप्यूटर, कैसे हम कंप्यूटर को यूज कर पाते हैं। आज अगर हम देखें तो कंप्यूटर सिस्टम जो है हर एक क्षेत्र में अपनी विशेष स्थान जो है बना करके रखा हुआ है, जिसमें डेली रूटीन में आप जो काम करते हैं वो तो आपके हैं। एक स्टूडेंट है तो उसके लिए कंप्यूटर की उपयोगिता उसके स्तर पे एक अलग है, एक एम्प्लॉय है तो उसके स्तर पे कंप्यूटर की उपयोगिता उसके काम के लिए किस प्रकार से आती है वो है ना। टीचर है उसके लिए किस प्रकार से उसको यूज करता है कंप्यूटर सिस्टम में, क्या क्या एप्लीकेशंस अवेलेबल होते हैं उसके हिसाब से वो यूज करता है। एक बिजनेसमैन है ना, एक शॉपकीपर है, एक फैक्ट्री है, एक इंडस्ट्री है, वहां पर भी मतलब ऐसा कि कंप्यूटर सिस्टम हर एक एरिया में अपनी विशेष जो है पहचान बना के रखा हुआ है, अपनी एक विशेष जरूरत जो है बना करके रखा हुआ है। और बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो मैनुअल रूप से करने में काफी समय लेते हैं, उसे हम बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर लेते हैं कंप्यूटर सिस्टम में जब हम करते हैं काम, है ना। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि रिक्वायरमेंट के बेसिस पे भी डेवलप किए जाते हैं और उसको हम यूज करते हैं। देखते हैं आधुनिक युग में कंप्यूटर हमारे दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसा कि आप जानते हैं प्रारंभिक कंप्यूटरों की तरह सिर्फ गणना नहीं करता, आज का कंप्यूटर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ लैस होता है, जो कि खुद से डिसीजन लेने में भी सक्षम होने लगा है। आप देख पा रहे हैं वही सारी चीजें लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अनेक प्रकार के तर्कपूर्ण गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है ना। अनेक प्रकार के तर्कपूर्ण, है ना, गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाते हैं। आगे देखेंगे जो मैंने आपको बताया, जो मैंने पढ़ाया, वो ये सारी चीजें यहां पर लिखी हुई है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। जब तक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन नहीं होगा वो सिस्टम जो है प्रॉपरली यूज करने लायक हमारे पास नहीं होगा। और फिर उसके बाद हम डेटा को यूज करते हुए, है ना, डेटा को इनपुट करते हुए हम क्या करते हैं, सिस्टम में प्रोसेस करने के बाद उसका मीनिंगफुल रिजल्ट जो है आउटपुट डिवाइसेस की मदद से देख पाने में सक्षम होते हैं। क्लियर हो रहा है। तो यहां पर जो कंपोनेंट है बेसिकली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर मैंने क्लासिफाई किया कि हार्डवेयर इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइसेस की कैटेगरी में आता है। लिस्ट इसकी बनी हुई है इनपुट डिवाइसेस की कैटेगरी में, जैसे माउस, कीबोर्ड और इसके साथ साथ जॉयस्टिक, लाइट पेन, स्कैनर, ये सारी चीजें किस में आ रहा है, आपके इनपुट डिवाइसेस की फैमिली में आता है। इसके साथ साथ आउटपुट डिवाइसेस की बात अगर हम करें तो प्रिंटर, प्लॉटर, है ना, स्पीकर, मॉनिटर की स्क्रीन, ये सारी चीजें काहे में आती है, आपके आउटपुट डिवाइसेस में आती है, जिसके माध्यम से हमें एक रिजल्ट जो है या तो स्क्रीन पे, या तो स्पीकर पे, या तो हमको हार्ड कॉपी के फॉर्म में, प्रिंट किए हुए डॉक्यूमेंट के फॉर्म में देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भाई, क्या कंप्यूटर को यूज करने से हमको क्या क्या चीजें ऐसी देखने को मिलती है जो कि विशेष है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं गति। जब भी आप कंप्यूटर सिस्टम में काम करते हैं, है ना, जो काम आप कंप्यूटर सिस्टम में करते हैं, अब मान लेते हैं आपको एक्सेल में कुछ कैलकुलेशन करना है ना, मान लेते हैं एक्सेल में आपको कुछ कैलकुलेशन करना है और एक्सेल में आप टाइप करते चले जा रहे हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे शॉर्टकट कमांड्स होते हैं। कुछ आपको सम करना है तो आप क्या करते हैं, सिंपली आप ड्रैग करके सिलेक्ट करते हैं नीचे तक और आपको देखते हैं इस प्रकार से आपको समेशन का साइन मिलता है। आप उसे जैसे ही क्लिक करते हैं आपको उसका एडिशन जो है सबसे नीचे देखने को मिल जाता है। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे काम होते हैं। आपने एक पेज डिजाइन किया, दूसरे पेज में भी उसको पेस्ट कर सकते हैं, तुरंत उन सारी चीजों को स्टोर करा के, यानी कॉपी किए और दूसरे वाले पेज में उसको पेस्ट किए और आपके पास में उसकी एक सेकेंड कॉपी भी बन गई और उसमें भी आप एडिटिंग कर लिए। मान लेते हैं एक फॉर्मेट आपने बना के रखा हुआ है, अब आपके पास बहुत सारे यूजर्स आ रहे हैं, उन फॉर्मेट्स को आप बस उनका नाम, उनके एज, उनके फोन नंबर और उनकी डिटेल्स को फिल करके, जैसा कि चॉइस सेंटर में, जैसा कि कोर्ट में बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स बने हुए होते हैं जिनकी जरूरत पड़ती है, आप उसे यूज कर सकते हैं। तो एक बार हम काम करते हैं और वो बार बार यूज करते हैं। तो ये जो बात हो रही है स्पीड की बात हो रही है कि कंप्यूटर पे जब ये काम होता है ना, टाइपराइटर पे टाइम लगता है, मैनुअल में काम
जो है लेट होता है और कंप्यूटर जो है बहुत स्पीड से गणना करने में सक्षम होता है, तो हमें बहुत कम समय में हमारे आउटपुट जो है देखने को मिलते हैं। स्वचालित होता है, ऑटोमेटिक होता है, जब भी हम उसको इनपुट देते हैं वो प्रोसेसिंग शुरू कर देता है और उसके बाद हमको आउटपुट देखने को मिलता है। त्रुटि रहित कार्य, क्योंकि ये प्रोग्राम किया होता है ना, क्योंकि ये पूरा प्रोग्राम किया हुआ होता है, तो हम जो भी उसमें फीड किए हुए होते हैं, है ना, वट एवर प्रोग्राम्स वी हैव एडेड इन दैट सॉफ्टवेयर, अकॉर्डिंग टू दैट ओनली इट यूज्ड टू वर्क। तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर जो भी हमने दिया है ना, जो भी प्रोग्राम हम उसमें डाले हैं वो उसी के हिसाब से काम करेगा, है ना। तो ये एक्यूरेसी यहां पर आपको हर बार मिलेगी जितनी बार आप उसमें काम करेंगे। आप समझ रहे हैं, कैलकुलेटर आप यूज करते हैं, उसमें जितनी बार भी आप उस कैलकुलेशन को करना चाहेंगे 2 into 2 आपको 4 ही बताएगा। सिस्टम में भी जब आप कोई प्रोग्राम में इनपुट देंगे, जो इनपुट उसमें दिया जाता है, आप टाइप करेंगे कीबोर्ड से ए, तो ए ही छपेगा ना। आप जो लिखेंगे वो आपको सामने स्क्रीन पे ही दिखेगा ना, कुछ और तो स्क्रीन नहीं दिखे। तो बात ये होती है कि कंप्यूटर सिस्टम की कुछ कैटेगरीज होती हैं जिसमें एक स्पीड होता है ना, कि बहुत जल्दी वो काम कर देता है, जो चीजें हम करना चाहते हैं वो हम स्पीड से हो जाता है, क्योंकि कॉपी पेस्ट शॉर्टकट, ये बहुत सारे ऐसी फैसिलिटीज जो है कंप्यूटर सिस्टम और एप्लीकेशंस प्रोवाइड करते हैं। ऑटोमेटिक है, एक बार उन चीजों को आपने अप्लाई कर दिया वो सारी चीजें होने लगती हैं। त्रुटि रहित कार्य यानी एक्यूरेसी में जो भी प्रोग्राम्स के माध्यम से ही सारी चीजें होती है संचालित इसमें, तो एक्यूरेसी जो होती है वो यहां पर परफेक्ट देखने को मिलती है, क्योंकि सारी चीजें बाइंडेड होती हैं प्रोग्राम्स के बाहर। स्थायी भंडारण क्षमता यानी कंप्यूटर सिस्टम में जब हम काम करते हैं, तो हम अपने आउटपुट को स्टोर करके रखते हैं। जैसे हम अपना रेज्यूम बना रहे हैं, है ना, कंप्यूटर सिस्टम में, तो वर्ड की फाइल हमने ओपन की और उसमें बहुत सारा टाइपिंग किया, हमारा पूरा डिटेल जो है, पूरी हिस्ट्री जो है हमने लिख दी, करंट प्रोफाइल, पास्ट प्रोफाइल, हमारी एजुकेशन, सारी डिटेल आपने लिख दी, फॉर्मेटिंग भी कर लिया, जो जो चीजें वहां ऐड करनी थी, टेबल ऐड करना था, फोटो अपनी लगानी थी, जो जो चीजें आपने ऐड करनी थी वो पूरी आपने ऐड कर लिया। अब उसे सेव करना, कहीं ना कहीं तो सेव करेंगे, है ना। आप कुछ इमेज को एडिट करने उसको भी सेव करेंगे। तो जब आप ये सारी चीजें सेव करते हैं ना एडिटिंग, तो एप्लीकेशन के माध्यम से हो जाती है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम वो एनवायरनमेंट दे देता है कि आप उसमें अच्छे से काम कर लो। ये सारी चीजें जब आप कर लेते हो तो आप कहीं ना कहीं उसे क्या करते हो, स्टोर करते हो। तो जब स्टोर करते हैं ना, उसके लिए स्टोरेज डिवाइस लगता है, जिसके लिए आपको मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, हार्ड डिस्क आपके कंप्यूटर सिस्टम में अटैच होती है, अलग अलग साइज की, 1 TB, 500 GB, इस तरह से 2 TB, अलग अलग स्टोरेज क्षमता के साथ में आपको हार्ड डिस्क ड्राइव कंप्यूटर सिस्टम के साथ अवेलेबल मिलती है। तो यहाँ स्थायी परमानेंट स्टोरेज, वहां पर एक बार आपने चीजें फोल्डर फाइल क्रिएट करके स्टोर कर ली, तो वहां पर वो आप जब भी दोबारा उस लोकेशन पे विजिट करेंगे, यानी उस एड्रेस पे जाएंगे, आपको फाइल वहीं मिलेगी। शादी की फोटो आई हुई थी और वहां पर आपने स्टोर कर दिया एक फोल्डर बना के, तो आप 1 महीने 2 महीने साल भर बाद भी अगर आप उसे दोबारा देखने उस फोल्डर पे विजिट करेंगे तो वो सारी चीजें वहीं पर मिलेगी। तो स्थायी भंडारण क्षमता जो होती है इसमें, वो आपको कंप्यूटर में मिलेगी कि आप स्टोर करके रख सकते हैं। विशाल भंडारण क्षमता, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी भी, आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। मैंने जैसे बताया कि यहाँ पर 500 GB, 1 TB, 2 TB, डिपेंड करता है अपनी जरूरत कैसी है और अपना काम कैसा है, उसके बेसिस पे आप यहाँ पर जो है स्टोर कर सकते हैं। या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का भी कॉन्सेप्ट होता है, अलग से एक एक्सटर्नल डिवाइस हार्ड डिस्क होती है जिसे आप लगा सकते हैं, वो भी इन साइज में अवेलेबल होती है मार्केट में, आप उसे यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो है भंडारित सूचना को तीव्र गति से प्राप्त करना, यानी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर पाना। अच्छा, कुछ कमेंट भी किए हैं सर, इंग्लिश में भी थोड़ा रखिए डेफिनेशन, तब ताकि इंग्लिश मीडियम वालों को भी अच्छे से समझ में आए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं प्रयास करूंगा। ठीक, तो यहां पर देखेंगे भंडारित सूचना को तीव्र गति से प्राप्त करना, फास्ट रिट्रीवल। रिट्रीवल का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर सिस्टम आपने चालू किया, आप साल भर से यूज कर रहे हो, आपका कोई फाइल है कहीं किसी ड्राइव में स्टोर करके रखे हुए, उस फाइल की आपको एकदम आज जरूरत है अचानक, आप कंप्यूटर सिस्टम ऑन करते हैं, उस पर्टिकुलर फोल्डर पे जाते हैं, उस फोल्डर के अंदर उस फाइल को जाते हैं, फटाक से उसमें इनपुट देते हैं, डबल क्लिक करते हैं, फाइल ओपन हो जाती है। आपको जो कंटेंट देखना था, है ना, फाइल सबमिशन की मान लो बात आ रही है, आपको अपना थीसिस जमा करना है, आपने उस फाइल को ओपन किया, उसमें जो भी एडिटिंग करनी थी आप कर लिए। तो ये जो कर पा रहे हैं ना, बेसिकली वो रिट्रीवल है, आप उस सिस्टम में स्टोर की हुई
पास्ट में जो फाइल है, जो फोल्डर है, जो डेटा है, जो उसके अंदर फोल्डर्स हैं, उनको आप एक्सेस कर पा रहे हैं और उनको आप एक्सेस करते हुए रिट्रीव कर पा रहे हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। उसके साथ साथ एप्लीकेशन आपको अलाउ भी कर रहा है कि आप उसमें जो भी एडिटिंग करना चाहते हैं, है ना, वो एडिटिंग वहां पर कर सकते हैं। और यहां पर आप देख रहे हैं एडिटिंग के लिए जो भी फाइल आपने यूज की है वो फाइल तुरंत लोकेशन पे जाने से, फाइल को ओपन करने से आपके सामने प्रस्तुत होती है और उसमें जो भी एडिटिंग करके उसे आप अपडेट कर देते हैं, उसे आप मॉडिफाई कर देते हैं, फिर से उसकी एक फ्रेश कॉपी बना सकते हैं, है ना, सेव कर सकते हैं, उसको दूसरे फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। वर्ड फाइल थी, आप उसे पीडीएफ बना सकते हैं, फिर प्रिंट आउट के लिए ले जा सकते हैं। तो ये जो है कंप्यूटर सिस्टम का एक कैटेगरी होता है कि आपको ये अलाउ करता है कि आप उसमें जब काम करते हैं तो आपके स्टोरेज में से डेटा एक्सट्रैक्ट करना, फाइल्स को एक्सट्रैक्ट करना, रिट्रीव करना और उसके बाद उसमें जो भी मॉडिफिकेशन करना, ये सब बहुत तेजी से होता है। आप जानते हैं सारी चीजें। आगे देखते हैं जल्द निर्णय लेने की क्षमता, क्विक डिसीजन, क्योंकि इसमें सारी चीजें फॉर्मूले, सारी चीजें प्रोग्राम्ड है, तो सारी चीजें यहां पर क्विक होती है ना। जो भी डिसीजन लेना है, जो भी उसमें करना है, आपसे पूछते जाता है और आप बताते जाते हो। जैसे जैसे आप बताते जाते हो, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस, डू यू वांट टू डिलीट दिस पर्टिकुलर फाइल, यस, आप यस नो में वहां पर टिक करते जाइए और फटाफट वो काम करते चले जाएगा। जो भी प्रोसेसिंग करनी है वो सारी चीजें वो करते चला जाएगा, क्योंकि प्रोग्राम किया हुआ है और हर उसमें स्टेप में आपके इनपुट की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे ही आप इनपुट करोगे वो प्रोसेस करेगा और उसका आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए पहली स्लाइड से ही मैं इनपुट प्रोसेस आउटपुट आपको समझा रहा हूं, क्योंकि पूरे कंप्यूटर में यही चीजें होती है। विविधता, वर्सेटैलिटी, मतलब कंप्यूटर सिस्टम को ईच एंड एवरी यूजर कैन बी एबल टू यूज अकॉर्डिंग टू देयर पर्टिकुलर नीड, अकॉर्डिंग टू देयर नीड ओनली दे विल बी एबल टू यूटिलाइज द कंप्यूटर सिस्टम इन अ प्रॉपर वे। एक कंप्यूटर सिस्टम घर में है, स्टूडेंट भी है और स्टूडेंट यूज कर रहा है, स्टूडेंट के फादर है वो भी यूज कर रहे हैं, स्टूडेंट की मदर है वो भी यूज कर पा रही है ना, उनका भाई है, उनकी बहन है, हर एक यूजर जो घर का है उस कंप्यूटर सिस्टम को शेयर कर रहा है, अपने अपने फोल्डर्स में अपनी अपनी जरूरत की फाइल्स को स्टोर कर रहा है और अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार, अपने टाइम के अनुसार जब भी कंप्यूटर सिस्टम को यूज कर रहा है अपनी चीजों को देख पा रहा है। और वर्सेटैलिटी का मतलब यहां पर यह भी होता है कि बहुत सारी चीजें आप कंप्यूटर सिस्टम में जो है कर सकते हैं। आप जैसा कि मैंने बताया कि कंप्यूटर सिस्टम आज हर एक सेक्टर पे अवेलेबल है, तो हर जगह पे उसकी उपयोगिता अलग अलग प्रकार से होती है ना। आप ये भी देखेंगे कि आप एक हार्डवेयर की शॉप में भी जाते हैं, पेंट आपको खरीदना होता है घर पे करवाने के लिए, तो उसमें भी कलर कॉम्बिनेशन एक एप्लीकेशन है जो कि वो यूज करते हैं कंप्यूटर सिस्टम पे। उस एप्लीकेशन के माध्यम से आपको जो भी कलर कोड पसंद आ रहा है, जो भी कलर कॉम्बिनेशन पसंद आ रहा है, आप बताते हैं, वो कोड टाइप करते हैं और उसके बेसिस पे कलर तैयार हो जाता है कि कौन सा कलर कितना जो है उसमें डलेगा और वो बेस के साथ में मिक्स होकर आपका रिक्वायर्ड कलर जो है बन जाएगा। आप समझ रहे बात को? हर एक जगह पे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंप्यूटर को यूज किया जा रहा है। रिपीटिशन, एक बार हमने काम जो किया हुआ है वो सारी चीजें हम बार बार रिपीट कर सकते हैं। मैंने जो बोला कि एक फॉर्म डिजाइन करके रख लिया और उस फॉर्म को हम अलग अलग यूजर के लिए जो जो आते जा रहा है हम उसको प्रोवाइड करते चले जा रहे हैं। और बहुत सारी ऐसी चीजें हम कॉपी करके उसकी तुरंत एक छवि बना लेते हैं और उसको रखते हैं। तो रिपीटिशन यहाँ पर देखना है। एजिलिटी, कोई थकता नहीं है इसमें कंप्यूटर जो है, कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कंप्यूटर बहुत देर से चल रहा है तो थक गया तो वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाया। बेसिकली क्या होता है कि जब मैनुअल बात होती है कि आप यूजर जो है खुद काम कर रहा है मैनुअली ना, तो एक समय के बाद 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के बाद उसकी एफिशिएंसी डाउन होने लगती है, उसके काम करने की जो क्षमता है वो डाउन होने लगती है। आपको 24 घंटा जगा दिया जाए और उसके बाद भी बोला जाए कि कंटिन्यू रहिए तो आप एक जगह पे थक जाएंगे। लेकिन कंप्यूटर सिस्टम जो है मशीन है, मशीन में चीजें लगी हुई है ना, एक लेवल तक वो सारी चीजें वैसे ही रहेंगी, वही आउटपुट देंगी जो आपने इनपुट किया, वही प्रोसेसिंग होगी जो हर बार होती है और आपको रिजल्ट मिलेगा। तो यहां पर इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सीक्रेसी। क्या यहां पर सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ चीजें हैं? तो बिल्कुल कंप्यूटर सिस्टम में सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है। आप उसमें पासवर्ड्स लगा सकते हैं, यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर वहां पर बन के उन सारे राइट्स को जो है, एक्सेस को आप कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन से फोल्डर को आप पब्लिकली दिखाना चाहते हैं, कौन से फोल्डर को आप लॉक करके रखना चाहते हैं। इवन वर्ड, एक्सेल फाइल, पावर पॉइंट फाइल को भी आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हैं कि इवन इफ समबडी वांट्स टू एक्सेस योर पर्सनल डेटा,
मतलब अगर कोई पर्सनल डेटा आपका फाइल जो है, आपका नोट जो है यूज करना चाहता है, खोलना चाहता है, तो इनकेस अगर आपका वो पर्सनल है तो आप उसे क्या कर सकते हैं, उसे पासवर्ड प्रोटेक्टेड रख सकते हैं, कोई भी यूजर उसे नहीं खोल सकता। जैसे मोबाइल में आप देखते हैं, मोबाइल को लॉक जो करते हैं, फेस जो है लॉक करके रखते हैं, फिंगरप्रिंट लॉक करके रखते हैं, पैटर्न लगा के रखते हैं, पासवर्ड कुछ रखे रहते हैं, कीवर्ड उसका रहता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो कंप्यूटर सिस्टम में अवेलेबल होती है, जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में मौजूद फाइल्स को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाय मींस ऑफ पासवर्ड। तो यहां सिक्योरिटी कंप्यूटर सिस्टम में होती है। किसी भी प्रकार से वायरस अटैक होने के लिए भी मतलब ऐसा होता है कि फायरवॉल हमारे पास में अवेलेबल होता है, हम एक लगा के रखे हुए और वहां पर चीजें जो है पेनिट्रेट नहीं करती, सिस्टम जो है सिक्योर रहता है। और उसमें एडिशनली हम कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर जो है, एंटीवायरस जो है इंस्टॉल भी करके रखते हैं, ताकि किसी तरह के अटैक से हमारी कोई फाइल जो है किसी प्रकार से करप्ट ना हो जाए, रीडिजाइन ना हो जाए। आगे बढ़ते हैं। कार्य की एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वर्क, मतलब ऐसा होता है कि जितनी भी बार आप उस काम को करेंगे उतनी बार आपको उसी तरह का काम जो है देखने को मिलेगा। एक जैसा काम हर बार, जितनी बार भी आप करोगे, यूनिफॉर्मिटी है। और बहुत सारे ऐसे वर्क जो है यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम में हम कर सकते हैं। रिलायबल हो सकते हैं, क्योंकि रिलायबिलिटी यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम के साथ बनती है कि हम कंप्यूटर सिस्टम को जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, हम ये जानते हैं कि हम जो दे रहे हैं वो प्रोसेस होगा और हम फाइल खुलेगी और देखेंगे। ऐसा नहीं है कि वर्ड फाइल को मैंने खोला और कोई एक मूवी चालू हो गई, ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। हम मालूम है कि हमने जो इनपुट दिया वही इनपुट प्रोसेस होके आउटपुट हमको देखने को मिलेगा, उसी बेसिस पे सीक्वेंस ऑफ इनपुट आउटपुट चलते रहेंगे, है ना। कागज के प्रयोग में कमी, यानी पेपर को हम यूज करना अब बिल्कुल बंद कर चुके हैं। बहुत कम अब मतलब कार्यालय में पेपर का यूज होता है, नहीं तो हम डायरी में, हम रजिस्टर में वो सारी चीजें जो एंट्री करते थे मैनुअल रूप से, अब कंप्यूटर सिस्टम में सॉफ्टवेयर हो गए। वेब का यूज करते हुए हम ऐसे एप्लीकेशंस बना चुके हैं, है ना, वेब एप्स बना चुके हैं, वेबसाइट्स बना चुके हैं, जिसके माध्यम से अब ऑनलाइन सारी चीजों को किया जाने लगा है और उसकी शुरुआत हो चुकी है। बहुत बढ़ चढ़कर ये सारा चीज हो रहा है। प्रिंट आउट के लिए पेपर्स की जरूरत पड़ती है और बाकी कंप्यूटर सिस्टम में हम जो है सारी चीजें डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर कर करके रखते हैं। इवन आप जो है अपने मार्कशीट्स को भी पीडीएफ फॉर्म में स्टोर करके रखे होंगे, अपने मेल पे अटैच करके रखे होंगे, है ना, ताकि जब भी जरूरत पड़े, रेज्यूम है आपने उसी में रखा होगा मेल पे अटैच करके पीडीएफ फॉर्म में, ताकि उसको जब भी जरूरत पड़े हम वहां से डाउनलोड करें और उसे फॉरवर्ड कर सके, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं। आगे बढ़ते हैं। लिमिटेशंस, हर चीज का अगर एडवांटेज हम देख रहे हैं, उसकी कैटेगरीज हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ एडवांटेजेस के साथ में डिसएडवांटेज भी होता है। जैसे यहाँ पर इसका खुद का कुछ ऐसा नहीं होता कंप्यूटर सिस्टम का, लेकिन आज जो कंप्यूटर सिस्टम बन रहे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ लैस है, 5th जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो रहा है, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये सारी चीजें लगाई जा रही है, जिसमें कंप्यूटर सिस्टम खुद भी ये डिसीजन लेने लगा है कि हाँ ऐसा करने से क्या होता है। सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम मशीन को ट्रेन कर देते हैं कि अगर ऐसा कुछ आता है तो आपको ये समझना है, अगर आप ऐसा कुछ आता है तो ये समझना है। आप देखिए ड्राइवरलेस कार जो होती है कैसे मैनेज करती है, कैसे जज करती है सामने को, है ना। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है कि यहाँ पर खुद का तो कोई माइंड नहीं, कंप्यूटर पे अगर डेस्कटॉप की बात कर रहे हैं तो, और यहाँ पर आज के समय में एआई का यूज करके ये बन रहा है। तो लिमिटेशन ये है कि खुद से कुछ नहीं सोच रहा, खुद से डिसीजन नहीं ले रहा। एक्सपेंसिव होता है, जितना अच्छा कंप्यूटर सिस्टम जो है आप रखना चाहेंगे, जितने हाई क्वालिटी का, हाई कॉन्फ़िगरेशन का, आपको 12 GB रैम चाहिए, 32 GB रैम चाहिए, 64 GB रैम चाहिए, आपका सिस्टम में वर्क कुछ ऐसा है कि आप वीडियो एडिटिंग का वर्क करते हैं, आपको 64 GB का रैम चाहिए होता है, लार्ज आपको स्टोरेज कैपेसिटी का हार्ड डिस्क चाहिए होता है। तो वो सारी चीजें जब आप कॉन्फ़िगर करते हैं, प्रोसेसिंग आपकी अच्छी होना चाहिए, तो प्रोसेसर भी आप हाई लेवल का आप यूज कर रहे हैं, तो ये जो है आपका एक्सपेंसिव हो सकता है कंप्यूटर सिस्टम। डिपेंड करता है हाउ यू वांट टू यूज दैट कंप्यूटर सिस्टम। वायरस का खतरा तो बना ही हुआ होता है, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम में आप हमेशा इंटरनेट का यूज तो करेंगे ही करेंगे, इसके साथ साथ बाहर से लाई हुई पेन ड्राइव को दूसरे यूजर से दी गई पेन ड्राइव से फाइल शेयरिंग जब आप करते हैं, तो आपके कंप्यूटर सिस्टम में जैसे ही यूएसबी को इंसर्ट करते हैं या उस वेबसाइट पे या उस नेटवर्क पे आप जाते हैं जो कि हार्मफुल या मैलिशियस सॉफ्टवेयर के साथ लैस होते हैं, तो उस पल
कंप्यूटर सिस्टम में वो एक एंट्री पॉइंट हो जाता है किसका, वायरस का, कि उस फाइल को आपने डाउनलोड किया और आपके पास अगर एंटीवायरस सपोर्ट नहीं है तो फाइल डाउनलोड होती है, और जब फाइल को इनिशिएट करते हैं, इंस्टिगेट करते हैं, जैसे इंस्टॉल करना शुरू करते हैं, वो वायरस भी वहां पर अपनी एक्टिविटी में आ जाता है। वायरस मैंने बताया कि एक सॉफ्टवेयर ही होता है और उसके बेसिस पे वो क्या होता है, वर्क करता है, क्योंकि उसे लिखा ही इसलिए जाता है कि कंप्यूटर के फाइल सिस्टम में एंटर करो और उसे किसी भी प्रकार से मॉडिफाई करो, उसको डिलीट करो, करप्ट करो, है ना। तो ये सिस्टम में, कंप्यूटर सिस्टम की एक लिमिटेशन भी है कि यहां पर इसका खुद का कोई माइंड नहीं है, एक्सपेंसिव होता है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। अच्छे क्वालिटी का सिस्टम अगर हमको लेना है तो बहुत एक्सपेंसिव होता है। वायरस का अटैक इसमें हो सकता है, हमको उसके लिए भी तैयार रहना है एंटीवायरस सपोर्ट के साथ में। विद्युत पर निर्भरता, डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी देंगे, पावर सप्लाई देंगे, मॉनिटर को भी पावर सप्लाई की जरूरत होती है, सीपीयू को भी पावर सप्लाई की जरूरत होती है। इनको पावर सप्लाई जब देंगे तब कंप्यूटर सिस्टम चलेगा। तो डिपेंडेंसी है यहाँ पर। हालांकि लैपटॉप है आपके पास में, लैपटॉप में बैटरी लगी हुई है तो आप उसे देर तक यूज कर सकते हैं एक बार फुल चार्ज करने के बाद, है ना। तो ये कुछ डेस्कटॉप कंप्यूटर की कुछ ऐसी कमियां हैं, लिमिटेशंस हैं। अगर हम देखें कि दैनिक जीवन में कंप्यूटर सिस्टम का यूटिलाइजेशन, है ना, उपयोग कहां कहां कौन कौन से क्षेत्र में है, तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कंप्यूटर सिस्टम का यूटिलाइजेशन होता है और हो रहा है बढ़ चढ़ के। जैसे कि यहाँ कुछ जो है पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं जिसको आप देख सकते हैं, और सारे पॉइंट्स जो यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं आपके जान पहचान के। जैसे आप दैनिक जीवन में कंप्यूटर का इस्तेमाल बेशक करते हैं। आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप अपनी पढ़ाई के लिए, कुछ चीजों को नोट्स में तैयार करने के लिए, आप अपने थीसिस के लिए, अपने फाइल्स के लिए आप उसमें वर्क करते हैं। एंटरटेनमेंट के लिए भी आप कंप्यूटर सिस्टम को यूज करते हैं। तो दैनिक जीवन में हर यूजर के अलग अलग उपयोग होते हैं, अपनी उपयोगिता के अनुसार वो यूजर कंप्यूटर सिस्टम को यूज करता है। तो कंप्यूटर का विभिन्न क्षेत्रों में जो उपयोग है उसमें दैनिक जीवन में उपयोग तो होता ही है। इसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग, आज ये डिजिटल क्लासरूम की मदद से जो आप ये क्लास देख पा रहे हैं, है ना, तो उसमें हम उपयोग कर रहे हैं ना कंप्यूटर सिस्टम का, जिसके बेसिस पे हम लाइव कर पा रहे हैं। ये कैमरा, ये लाइट, ये डिजिटल पैनल, ये लाइव जो क्लास जा रहा है, इंटरनेट, इन सारी चीजों का इस्तेमाल हो रहा है ना। ये कॉम्बिनेशन है, सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और उसके बाद आपके मोबाइल पे ये क्लास चल रही है जिसे आप अपने आउटपुट डिवाइस यानी स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं अपने स्पीकर के माध्यम से, क्योंकि ऑडियो है, यहां से जो आवाज जा रही है। तो शिक्षा के क्षेत्र में हम कंप्यूटर सिस्टम का यूज करते हुए इस तरह से डिजिटल क्लास भी बना रहे हैं, और डिजिटल क्लास को कंडक्ट करने के लिए एप्लीकेशन का यूज करके इस प्रकार का प्रेजेंटेशन भी तैयार कर रहे हैं, नोट्स भी तैयार कर रहे हैं जो अपने स्टूडेंट्स को देते हैं। तो जो टीचर्स हैं वो उसका इस्तेमाल इस तरह से कर रहे हैं, जो स्टूडेंट है वो इसका इस्तेमाल अपनी पढ़ाई को और अच्छी तरीके से मजबूत करने के लिए, ज्यादा टाइम तक उस टॉपिक को पढ़ने के लिए या नए तरीके से उस टॉपिक को पढ़ने के लिए यूज करते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा उपयोग जो है कंप्यूटर का होने लगा है। आपको पता है बहुत समय पहले, बहुत ज्यादा समय तो हुआ नहीं है, ये कोविड का जो काल आया था जिसमें सारी चीजें लॉक हो गई थी, लॉकडाउन था, यही ऑनलाइन मोड था जिसके माध्यम से सारी चीजें संचालित होने लगी थी। तो ये जो है कंप्यूटर का उपयोग जो है बहुत ज्यादा वहां पर उस समय आया था, जिसकी मदद से सारी चीजें घर बैठे होने लगी थी। आज घर बैठे आप मोबाइल की मदद से ऑर्डर करके कुछ भी चीजें मंगा सकते हैं, है ना। चिकित्सा के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का बढ़ चढ़कर इस उपयोग जो है किया जाता है और होता है, जिससे डॉक्टर्स जो है सारी रिपोर्टिंग, सारी टेस्टिंग कंप्यूटर की मदद से ही लैब की रिपोर्टिंग्स वगैरह जो है निकालती हैं, और वो अपने फाइल में यानी उस पेशेंट की फाइल में अटैच करके रखती हैं। बहुत सारी ऐसी मशीन आपको पता है, सोनोग्राफी मशीन है, इसके अलावा जो आपके स्कैनिंग जो होती है, डायग्नोस्टिक्स की जो मशीनें होती है, एक्सरे मशीनें होती हैं, वो सारी चीजें कंप्यूटर के साथ में जुड़ी हैं, और फाइनली उससे हमको रिजल्ट भी मिलता है, हमको आउटपुट देखने को मिलता है। आज कोर बैंकिंग हो चुकी है और यहाँ पर बैंकिंग के क्षेत्र में कंप्यूटर जो है बहुत जबरदस्त काम कर रहा है। आप किसी भी बैंक का एटीएम लो, किसी भी एटीएम से जाके पैसे निकाल सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, 24 घंटा ये सारी सुविधा जो है अवेलेबल होती है ना। तो बैंकिंग के क्षेत्र में भी कंप्यूटर, आप सब ऑनलाइन नेट बैंकिंग वगैरह यूज करते होंगे, जिसमें बैंक का जो कार्ड है और जो बैंक के लॉगिन आईडी पासवर्ड है उसको यूज करते हुए आप कहीं से भी बैंक को एक्सेस कर सकते हैं। व्यापार में आप उपयोग जरूर करते हैं, काहे के लिए? क्योंकि आपको व्यापार अपना बढ़ाना है, आपकी एक शॉप है उसको एक्सटेंड करना है, आप उसकी मार्केटिंग करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, आप उसकी मदद से
ऑनलाइन प्रोडक्ट भी सेल कर पाने में सक्षम हो पा रहे हैं, तो यहाँ पर व्यापार में आप यूज कर पा रहे हैं। सरकारी कार्यालयों में भी उपयोग हो रहा है, जो आपका टाइपराइटर था वो हट गया और यहाँ पर कंप्यूटर्स आ गया, इसके बेसिस पे यहाँ पर होता है, तो बहुत समय बच गया, तो कार्यालय में इसका उपयोग होता है। मनोरंजन के क्षेत्र में, एंटरटेनमेंट, बेशक आप कंप्यूटर में गाना भी सुनते हैं, मूवी भी देखते हैं, तो मनोरंजन में, रक्षा और सैन्य क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग, जो सैटेलाइट लॉन्च हो रहा है, जो आपका मिसाइल लॉन्च हो रहा है, वो सारी चीजें जो हम कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, ड्रोन से वो वीडियो को देख रहे हैं, कहां जा रहा है ड्रोन, उसको इधर उधर करते हुए लोकेशन का जीपीएस की मदद से हम सारी चीजें यहाँ पर डिफेंस में भी कंप्यूटर सिस्टम का बढ़ चढ़कर उपयोग किया जाता है। स्पोर्ट्स में, खेल के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का बढ़ चढ़कर उपयोग होता है। आप देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स को कैसे हम घर बैठे देख पा रहे हैं कंप्यूटर की मदद से या टीवी की मदद से, क्योंकि वो सारी चीजें यहाँ पर संभव हो पा रही है कंप्यूटर की मदद से, इंटरनेट की मदद से। पत्रकारिता, आप जो घर बैठे न्यूज़पेपर ऐप के माध्यम से पढ़ रहे हैं, ई पेपर पढ़ पा रहे हैं या किसी का भेजा हुआ संदेश पढ़ पा रहे हैं, तो ये पत्रकारिता में भी कंप्यूटर बढ़ चढ़ के पेपर में डिजाइनिंग से लेके उसके आउटपुट तक, उस एप्लीकेशन में उस न्यूज को डालने तक, वो सारी चीजें जो है पत्रकारिता में कंप्यूटर का भी जबरदस्त यहाँ पर यूज पत्रकारिता में भी देखने को मिल रहा है। उद्योग में, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में बॉटलिंग वगैरह जो होती है, जो पैकेजिंग होती है, उसमें भी कंप्यूटर से, क्योंकि माइक्रो सेकंड का भी अगर डिले होता है तो उससे क्या होती है, आपकी बहुत ज्यादा लॉस हो जाती है ना। तो यहाँ पर उद्योग में यानी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में भी कंप्यूटर का बहुत ज्यादा जो है उपयोग देखने को मिलता है। विज्ञान और अनुसंधान में यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी आपको कंप्यूटर सिस्टम का यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम की ही मदद से हम बहुत सारी माइन्यूट चीजों को जो है देख पाते हैं, रिसर्च कर पाते हैं और उसके बेसिस पे कुछ ना कुछ एक नई चीज फाइंड आउट कर पाते हैं। जैसे कि वैक्सीन जब बनती है तो उसमें बहुत सारे लैब रिपोर्ट्स लगते हैं, बहुत सारे टेस्ट लगते हैं, जिसके बेसिस पे हम कर पाते हैं। तो विज्ञान और अनुसंधान, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी यहाँ पर उपयोग होता है। संचार, कम्युनिकेशन में भी कंप्यूटर जो हो रहा है अभी, कम्युनिकेशन हमारा आपका, आप मैसेज कर रहे हैं, मैं पढ़ पा रहा हूं, आप कुछ लिख रहे हैं, मैं समझ पा रहा हूं, ये सारी चीजें जो है यहाँ पर संचार के माध्यम से, क्योंकि डेटा कम्युनिकेशन यहाँ पर हो पा रहा है। आप इस क्लास को देख पा रहे हैं क्योंकि कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पा रहा है कंप्यूटर की मदद से। मार्केटिंग के क्षेत्र में भी आजकल डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये सारी चीजें चल रही हैं, तो ये भी कंप्यूटर की मदद से है ना, ये सारी चीजें हम कर पाने में सक्षम है। ये सारी चीजें यहाँ पर डिटेल में जो मैं बताया वो यहाँ पर लिखी हुई है। अब यहाँ पर हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में, जो हम एमसीक्यूज यहाँ पर करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी चीजें हम बात की, क्योंकि समय हो चुका है नेक्स्ट क्लास का, तो ये शॉर्ट में अब इस क्लास के एंड पे आते हैं और एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। बहुत सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की है, उसके बेसिस पे कुछ ये 5 क्वेश्चंस है, इसको देखते हैं, है ना। तो यहाँ पर डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है, मैंने बताया था आपको, इनपुट है ना, ये इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट आपको बताया था मैंने, है ना, ये चीजें आपको बताई थी मैंने। और यहीं पर देखिए ऑप्शन क्या लिखा है, डेटा का संग्रहण, डेटा को सजाना, डेटा को उपयोगी बनाना, उपयोग सभी, है ना, उपरोक्त सभी। तो डेटा प्रोसेसिंग का मतलब ये हो गया कि जब भी हम कुछ इनपुट दे रहे हैं, यूजर कुछ इनपुट दे रहा है, सिस्टम में कुछ करना चाह रहा है, तो ये इनपुट देने के बाद वो प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद मीनिंगफुल रिजल्ट जो है आउटपुट के तौर पे आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से मिलता है, जिसे हम देख पाते हैं। और अगर हम स्टोर करना है उस फाइल को, तो हम उसको स्टोर भी कर पाते हैं, है ना, उसे स्टोर भी कर पाते हैं। तो बेसिकली डेटा का संग्रहण तो हम कर रहे हैं, डेटा को सजा भी रहे हैं, क्योंकि हम उसको प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो एक तरह से हम उसको प्रोसेस कर रहे हैं। तो वो क्या हो रहा है, डेटा को हम यहाँ पर सजा भी रहे हैं, उसको प्रॉपर फॉर्मेट में रख रहे हैं, उसके साथ साथ डेटा को उपयोगी बनाना, क्योंकि हम डेटा को इनपुट करते हैं और हमको आउटपुट में क्या मिलता है, मीनिंगफुल रिजल्ट यानी इंफॉर्मेशन, यानी सूचनाएं, है ना। तो वहां पर जो मिल रहा है वो हमारा क्या है, रिजल्ट है। तो डेटा को उपयोगी बनाए, हम उसको यूज कर पाए, है ना। तो ये जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो यहां डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है डेटा को संग्रहण भी करना, डेटा को सजाना और उसके साथ साथ डेटा को उपयोगी बनाना। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर ये तीनों काम हम कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही आंसर होगा। अल्फा न्यूमेरिक या चिन्हात्मक, है ना, डेटा में प्रयोग किया जाता है। अब अल्फा न्यूमेरिक यहां पर देखिए 2 शब्दों से बना हुआ है, एक होता है अल्फा बेट और न्यूमेरिक जो लिखा हुआ है ना। अल्फा न्यूमेरिक कीज की जब बात करते हैं, कीबोर्ड देखिए ना,
बहुत सारे अक्षर लिखे हुए, पूरे कैरेक्टर्स लिखे हुए, ABCD Z तक लिखा हुआ है, कुछ नंबर लिखा होता है, कुछ उसमें फंक्शन की होते हैं, कुछ इसमें मॉडिफायर कीज होते हैं, वो सारी चीजें वहां पर अवेलेबल होती है। तो वहां पर जब हम टाइप करते हैं तो अल्फाबेट भी टाइप कर सकते हैं, नंबर्स भी टाइप कर सकते हैं, और उसमें कुछ स्पेशल, है ना, स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। तो स्पेशल कैरेक्टर्स का भी यूज करके हम वहां पर कुछ ना कुछ टाइप कर सकते हैं। एस्ट्रिक लगा दिया, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिए, है ना, डॉलर का साइन लगा लिया। तो चिन्हात्मक डेटा जो होता है ना, अंकों का, अक्षरों का, चिन्हों का, ये तीनों चीजें, अल्फाबेट, न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर, ये सारी चीजें का यूज जो है अल्फा न्यूमेरिक डेटा में प्रयोग किया जाता है। तो इसका भी आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी, है ना। बहुत बढ़िया, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है? तो देखो, जल्द निर्णय लेने की क्षमता, क्विक डिसीजन लेता है वो, सीक्रेसी मेंटेन करता है, पासवर्ड्स के बारे में हम लोग बात किए थे, सिक्योरिटी मेंटेन करता है, विविधता, वर्सेटैलिटी है उसमें, बहुत सारे काम उस कंप्यूटर को यूज करके हम कर सकते हैं, लेकिन वो होता है बुद्धिहीन, किसी प्रकार से खुद से उन सारी चीजों को अपने आप चालू हो जाए, नहीं आज सुबह हो गई 10 बजे, इनको रोज ये करना रहता था तो मैं फाइल खोल देता हूँ, आएंगे देखेंगे, फिर मैं यही तो करते थे तो ये मैं कर देता हूँ खुद। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। हम यूज करते हैं ना, हम इनपुट देते हैं, तो बेसिकली यहां पर खुद से ये काम नहीं कर पाता। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी जो होगा ना, वो इसका सही आंसर होगा, है ना। इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है? बाकी तो हम लोगों ने देखा आज की क्लास में। आगे देखते हैं, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है। अब कंप्यूटर की साक्षरता का अर्थ है मतलब क्या होगा? अब देखो ऑप्शन, ये आंसर आप लोग बताइए भाई। कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना, कंप्यूटर की त्रुटि सुधारना, कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली जानना। अब कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना एक अपने आप में सही है, कंप्यूटर की त्रुटि सुधारना, कंप्यूटर की त्रुटि सुधारना एक अलग पॉइंट हो जाता है, कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना, तो यहां पर देखिए ये ऑप्शन जो है सबसे ज्यादा एप्लीकेबल होता है, क्योंकि कंप्यूटर साक्षर अगर है तो उन सारी चीजों को जान रहे हैं कि कंप्यूटर चालू कैसे होता है, असेंबल कैसे होता है और कैसे हम इनपुट दे पा रहे हैं। तो ये जो आपका कार्य क्षमता है ना, उसकी जानकारी रखना इसका जो है सही आंसर होना चाहिए, है ना। क्या लिखे आपने? सी, ठीक है। आगे बढ़े। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है डेटा का भंडारण, डेटा का संग्रहण, उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना, सूचना का विश्लेषण। अब देखिए यहां पर डेटा का भंडारण, डेटा का संग्रहण, उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना, अल्टीमेट गोल क्या है डेटा प्रोसेसिंग का? मैंने बताया इनपुट क्या होगा, आपको पता है अब क्या होगा, इनपुट, प्रोसेस, और प्रोसेस के बाद क्या मिलेगा? आउटपुट। आउटपुट मतलब इंफॉर्मेशन, है ना। और यहां क्या दे रहे हैं हम? डेटा। तो बेसिकली हम क्या प्रोसेस कर रहे हैं? डेटा। डेटा प्रोसेसिंग के बाद क्या मिलता है? इंफॉर्मेशन मिलता है। तो उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना, ठीक है क्या? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सभी का सही है, सभी का सही है। गरिमा आपका भी सही है, सुलोचना आपका भी सही है, चेतन सही है। अच्छा, आकांक्षा आप कह रही है इंग्लिश में भी रखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं रखूंगा, आगे से रखूंगा, है ना, इंग्लिश में भी क्वेश्चन रखूंगा। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ यहां पर उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। अच्छा, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, किसको करता है बताइए भाई? इसको किसको परिवर्तित करता है? बोर्ड में लिखा हुआ है भाई, आंसर आप देख के बता सकते हैं क्या? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, यानी हम डेटा को क्या कर रहे हैं? प्रोसेस कर रहे हैं। तो देखो भाई यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है, क्या कंप्यूटर किसको कर रहा है? प्रोसेस डेटा को कर रहा है, नंबर को, इनपुट को, प्रोसेस को, है ना। तो डेटा हम प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, वही इनपुट कर रहे हैं। तो यहाँ पर डेटा को प्रोसेस करके हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है क्या? क्लियर हो रहा है आपको? समझ में आ रही बात? एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए आज की क्लास कैसी लगी, आपको चीजें समझ में आई या नहीं आई। जो भी बात है वहां पर रखिए। आपकी एक पॉइंट मैंने नोट किया हुआ है कि इंग्लिश में कंटेंट रखना है और इंग्लिश में क्वेश्चंस भी रखेंगे, तो नेक्स्ट टाइम से हम ध्यान रखेंगे, उन सारी चीजों को रखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।